यूपीएससी सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन 1 साल में भी लिया जा सकता है, 4 से 5 साल भी लगाए जा सकते हैं। लेकिन एक अलग तरह की ऑडियंस भी है जो बस तैयारी करने के नाम पर तैयारी कर रही है, उसका सिलेक्शन ना तो अभी होगा, ना तो बाद में होगा। ये सेशन सिर्फ उनके लिए है जो यूपीएससी में सिलेक्शन 1 साल में लेना चाहते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा 1 से डेढ़ साल लगाना चाहते हैं। इससे ज़्यादा समय लगाना नहीं चाहते, के लिए है। तो यूपीएससी में सिलेक्शन के कौन-कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं, कौन-कौन से फंक्शंस होते हैं जिनको एक साथ काम करना और अलग-अलग काम करने में वो डिफरेंस क्रिएट होता है कि आप सिलेक्शन कब लेंगे। फॉर एग्जांपल नेगेटिव से शुरू, जैसे कि मान लीजिए आपने अपने पाठ्यक्रम की कवरेज की, फिर कुछ चीज़ें छूटती हैं, कुछ चीज़ें रह जाती हैं, कुछ चीज़ें पूरा करने करने के चक्कर में आप दोबारा नई किताबें खरीदते हैं और वो पढ़ते रहते हैं। फिर रिवीजन किया, प्रीलिम्स दिया, करंट अफेयर्स में डिच खा गए, तो द हिंदू पढ़ना शुरू कर दिया अगले साल से। फिर जब प्रीलिम्स में नहीं हुआ तो एमसीक्यूज़ लगाना शुरू कर दिए और मान लीजिए कभी प्रीलिम्स में हुआ, फिर आपने आंसर राइटिंग शुरू कर दी और इस तरह से आपने आंसर राइटिंग शुरू की और जाके 4 से 5 साल में, इस बात की गारंटी नहीं कि सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन एक हमारे देश की 90% ऑडियंस इस तरह से तैयारी करती है। जहाँ उसे चोट लगती है, वहाँ से वो थोड़े से मरहम ले लेता है, बट असल में उसकी तैयारी में ढंग नहीं है। लेकिन अगर तुम सृष्टि की तरह या दिव्या की तरह या आदित्य की तरह या श्रुति की तरह एक अटेम्प्ट में 1 साल में सिलेक्शन लेना चाहते हो या ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे अटेम्प्ट में निश्चित सिलेक्शन ले लेना चाहते हो, कोई गलती नहीं करना चाहते। अच्छा, ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ? यूपीएससी में फाइनली 50% से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन होता है एक अटेम्प्ट में और 75% तक सिलेक्शन वो पहले और दूसरे अटेम्प्ट को मिलाकर हो जाता है। मतलब ये तीसरे अटेम्प्ट, चौथे अटेम्प्ट के लिए कितना नैरो ज़ोन बचता है, ये अब आप यहाँ से कितना सीमित दायरा बचता है जिनमें तीसरे चौथे अटेम्प्ट वालों का सिलेक्शन होता है, वो बहुत कम है। 75 से 80% बच्चों का सिलेक्शन सेकंड अटेम्प्ट तक हो जाता है। तो आपके लिए ये सेशन है। तो अगर आपने इस तरह से तैयारी की, तो मान के चलो कि आप सफ़र करने वाले। बहुत सारा समय, पैसा, ऊर्जा सब बर्बाद होगा। लेकिन अगर आप 1 साल में सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो ये 5 फंक्शन को एक साथ एक्टिवेट करो। ये चारों, ये पाँचों चरणों को एक साथ लागू करो अपनी तैयारी में। नाउ कैसे? पाठ्यक्रम का कवरेज नहीं, रणनीतिक कवरेज। रणनीतिक कवरेज यूपीएससी का सिलेबस प्लस लास्ट 30 इयर्स एट लीस्ट का एक एवरेज होता है, जिसके आधार पर लास्ट 30 इयर्स में यूपीएससी प्री और मेंस में आईक्यूज पूछे हैं, उसके आधार पर जो सिलेबस डिजाइन होता है उसे रणनीतिक कवरेज कहते हैं। ठीक? दूसरी चीज़, उसका रिवीजन नहीं, वैज्ञानिक रिवीजन। तो वैज्ञानिक रिवीजन में आप ज़्यादा समय लेते हो। उसी चीज़ को पढ़ने में जितना आपने फर्स्ट टाइम में समय लिया था, लगभग 19-20 आप दोबारा समय, ये रिवीजन होता है, ये नहीं करना। आपको रणनीतिक रिवीजन, रणनीतिक कवरेज का वैज्ञानिक रिवीजन करना है, जिसमें कि आपका रिवीजन का टाइम फर्स्ट टाइम कवरेज की तुलना में 1/10 होना चाहिए, यानी कि 10 गुना कम होना चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि आपने पहले पहले पहली बार के अध्ययन में किसी टॉपिक को 10 घंटे में पूरा किया है, तो उसका रिवीजन 1 घंटे में जाना चाहिए और उसका तरीका है वैज्ञानिक। ये उतना आसान नहीं है। इसके लिए ज़रूरी है कि कोई मेंटर आपको हफ्ते में कम से कम 3 से 4 बार इंटरैक्ट करे, वो आपसे बातचीत करे, आपकी तैयारी का रिव्यू करे, आपकी चीज़ों की समीक्षा करे, उन पे ध्यान दे, वो बताए कि किस तरह से चीज़, और ये कोई अनुभवी इंसान कर सकता है जिसने इंटरव्यूज़ दिए हों, जिसने यूपीएससी के बारे में गहराई से देखा हो, उसके पास कुछ हो, वो थोड़ी-सी चीज़ों के आधार पर आपको जज ना करे। देन द हिंदू शुरू से पढ़ना। जिस तरह आपने प्रीलिम्स की तैयारी, अब इसको एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं, किस तरह से आपने प्री और मेंस की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने अपनी तैयारी शुरू की एक चैप्टर से, एक अध्याय से। उदाहरण के तौर पर उस अध्याय का नाम है मौलिक अधिकार। पॉलिटी जीएस 2 का, है ना? वहाँ पे मौलिक अधिकार का चैप्टर है। आपने मान लो उसमें 5 से 7 दिन ले लिया फर्स्ट रीडिंग में। तो उसका रिवीजन डे बाय डे करना है। मतलब कि एवरी डे जब आपने पढ़ा, अपना सेक्शन कवर किया, उसका रिवीजन करना। सेक्शन कैसे कवर करना है, उसके लिए मैंने आपसे बताया कि आपको मेंटर, जो हमारे दी कॉन्सेप्चुअलाइज़ के मेंटर हैं, वो आपको बताएँगे किस तरह से आप अपने तैयारी को सिलेक्टिवली क्या फ़िल्टर आउट करके तैयारी करोगे, तो ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से तैयारी करोगे, प्रभावशाली तरीके से। अब आपने जो पढ़ा, जो रिवाइज़ किया, एक चैप्टर जब खत्म हो गया, जैसे कि मौलिक अधिकार, उसी से संबंधित एमसीक्यूज़ उसी समय करें, उसी हफ्ते में करें और उसी से संबंधित आंसर राइटिंग, यानी कि वो क्वेश्चन जो यूपीएससी स्टैंडर्ड के हों, क्वेश्चन का आंसर राइटिंग किया उसी हफ्ते में। तो अब आपका एक चैप्टर, एक अध्याय, वो यूपीएससी लेवल का तैयार हो गया। जब मैं ये कहता हूँ यूपीएससी लेवल का, तो इसका मतलब ये है कि वो तैयारी आपकी इस तरह से हुई कि उस चैप्टर में आप उन बच्चों के बराबर हो गए जिन्होंने पहले इंटरव्यू दिया है, जिन्होंने पहले मेंस लिखा है, उस अध्याय में आप उन बच्चों के बराबर आके खड़े हो गए। अब आपको दूसरी तरह के इंस्टीट्यूट मिलेंगे जो आपको ये बोलेंगे कि जब पूरा सिलेबस पूरा हो जाएगा तब एमसीक्यूज़ करना। अब एक बात मानो, जब आपने पहले हफ्ते में एक टॉपिक को उस तरह से नहीं तैयार किया जिस तरह से इंटरव्यू देने वाले बच्चों का तैयार होता है, तो अगले हफ्ते में आप दूसरा चैप्टर उस तरह से तैयार करोगे, इस बात की क्या गारंटी है? अगर आपने तीसरे हफ्ते में किसी तीसरे चैप्टर को उस तरह से तैयार किया, इस बात की क्या गारंटी है कि वो आप उस तरह से तैयार करोगे जैसे यूपीएससी मेंस देने वाले, इंटरव्यू देने वाले या फाइनल देने वाले बच्चों ने तैयार किया होता है। तो जब आप हर हफ्ते में अपने आप को पीछे ले जा रहे हो और उनकी तरह नहीं तैयार कर रहे जो फाइनल सिलेक्शन लेते हैं या इंटरव्यू देते हैं, इसका अर्थ ये है कि पूरे साल तुम सिलेबस ऐसा कवर करोगे जिसमें कि शायद कुछ एक चैप्टर या नो चैप्टर या कोई चैप्टर नहीं, नो चैप्टर, नो, नो।
कोई चैप्टर आपका उस तरह से तैयार नहीं होता है जिसमें आप उन बच्चों को कॉम्पीट कर सको जो फाइनल सिलेक्शन देते हैं या जो इंटरव्यू। तो आपने खुद देख लिया कि आपके डिजाइन में ही फ्लॉ है, कमियां हैं, त्रुटियां हैं, जिसके चलते पूरे साल तैयारी करने के बावजूद या 2 साल तैयारी करने के बावजूद तुम उस स्तर पे पहुंचोगे ही नहीं। तुम्हें आज से पता होना चाहिए ये बात। तुम्हें ये बात आज से पता होना चाहिए कि तुम उस तरह पढ़ ही नहीं रहे, तुम उस तरह तैयारी कर ही नहीं रहे। कैसे तुम्हारा 2 साल 1 साल? ये प्रश्न आपको अपने जहन में डाल देना है। लेकिन जिस तरह मैं आपको बता रहा हूं कि आपने एक टॉपिक को स्ट्रेटेजिकली पढ़ा, साइंटिफिकली रिवाइज किया, उसमें सीक्वेंस उसी हफ्ते करे और उस चैप्टर पर आंसर राइटिंग उसी हफ्ते की, तो आपने पहले ही हफ्ते अपने आप को मान लेते हैं कि आपका आंसर राइटिंग खराब रहा शुरुआती हफ्ते में, 2 हफ्ते में। लेकिन जब आपको उसमें कमेंट मिलते हैं, कमेंट के आधार पर आप अपने आप को डिजाइन करते हो, रीसेप करते हो, रिवाइव करते हो, रिवाइटलाइज करते हो, तो निश्चित तौर पर आप में वो चेंज आता है, वो परिवर्तन आता है, जिससे आप विद इन 1 मंथ, 1 महीने के बाद जो भी चैप्टर आप पढ़ोगे, 3 दिन पढ़ो, 5 दिन पढ़ो, डिपेंड करता है कि चैप्टर का आकार कितना, उसमें आप उन बच्चों के बराबर पहुंचोगे या उससे आगे पहुंचोगे जिसमें कि इंटरव्यू देने वाले आते हैं, जिसमें कि फाइनल से उस स्तर से ऊपर पहुंचो। अन्यथा मैंने आपसे बताया एक भीड़ वो है कि उसका प्रीलिम्स हर बार 2 नंबर 5 नंबर से रह जाता है। बताने के लिए किसी साल प्रीलिम्स जीएस का कट ऑफ क्लियर हो रहा है, सीसैट का नहीं हो रहा। वो एक भीड़ है और ये भीड़ हमेशा रहेगी। मैंने भीड़ कहा, भीड़ नहीं कहा, अर्थ मेरा वही है। ये क्राउड है, का कुछ नहीं होता। ये अपने एक मिसनॉमर अजम्पशन में रहते ही कि वो तैयारी कर रही है और हर बार उसका प्रीलिम्स कुछ रह जा रहा है। तो तुम वो बच्चे मत बनो। वो बच्चे बनना है तो वो एक क्राउड है, वो भी सिर्फ अपने माँ-बाप को बेवकूफ बनाने वाला क्राउड है कि हम तैयारी कर रहे हैं और टाइम पास कर रहे हैं। तेलही में हमारे आस-पास करोल बाग में, ओल्ड राजेंद्र नगर में या मुखर्जी नगर में बड़ी ऑडियंस है, जो सिर्फ यही कर रही है, टाइम पास तैयारी, जिसका ना आज हो रहा है ना बाद में होगा, क्योंकि उसकी तैयारी में ढंग नहीं है। वो किताबों के पन्ने पलट लेना, थोड़ी-थोड़ी हेडिंगें पढ़ लेना, थोड़े-थोड़े पॉइंट याद कर लेने को और तैयारी के स्तर की सिलेक्शन स्तर की तैयारी मानता है। ये उसका भ्रम है। भ्रम से बाहर निकलो और पहले ही हफ्ते से मैं सारे बिगिनर्स और सारे एडवांस लेवल के सब बच्चों की बात बताना चाहता हूँ कि शुरुआत से तैयारी, अपने लेवल को ऊपर बढ़ाने स्तर की तैयारी करो, टाइम पास तैयारी मत करो। तो ये सेशन उनके लिए है। तो हम इसमें बात कर रहे हैं कि टॉपिक वाइज़ सिर्फ एक चरण को हम आज डिस्कस करेंगे कि टॉपिक वाइज़ उत्तर लेखन कैसे करें। ठीक? किसी अन्य सेशन में हम पाठ्यक्रम का रणनीतिक कवरेज या वैज्ञानिक रिवीजन या द हिंदू कैसे पढ़ें या टॉपिक वाइज़ एमसीक्यूज़ कैसे करें, वो हम अलग-अलग सेशन में बात करते हैं। आज हम सिर्फ बात करेंगे टॉपिक वाइज़ उत्तर लेखन में। अध्यायवार उत्तर लेखन कैसे करें? बिगिनर कैसे इसको इंश्योर कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन में? आसानी से इसको कैसे किया जा सकता है? आज हम इस विषय पर करने वाले हैं। तो सब लोगों का ध्यान में सिर्फ इसी विषय पर। एक तो ये है मेंस 500 के बारे में। मेंस 500 में यूपीएससी के जीएस के सिलेबस से 500 क्वेश्चन जो अपने आप में सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है, इंपॉर्टेंट है और बेसिस है उसका लास्ट 30 इयर्स में आए हुए क्वेश्चन के आधार पर। यानी कि खास तौर से पिछले 5 सालों में और बेसिकली 2023 और 24 के सालों में जो मेंस हो चुके हैं या होने वाले हैं, उनके आधार पर इन पेपर्स को डिज़ाइन किया। इन पेपर्स में डेप्थ होती है, गहराई होती है। उस गहराई का फ़ायदा ये मिलता है कि वो गहराई, क्वेश्चन की गहराई एक चाबी की तरह काम करती है, जो आपको ये बताता है, आपको अपनी नोट्स मेकिंग और तैयारी कितनी गहराई से करनी है। और उसके लिए मेंस 500 टॉपिक वाइज़ उत्तर लेखन है। इंडिया में, भारत में ये अपने आप में यूनिक प्रोग्राम है। आपको एक अटेम्प्ट में फाइनल सिलेक्शन देना, ठीक है? इसके अंतर्गत निबंध लेखन भी इसी का हिस्सा है। 20 निबंध लेखन इसका हिस्सा है, ठीक है? 2025 के बच्चों के लिए बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 2026 के बच्चों के लिए 15 अगस्त को बैच लॉन्च हो रहा है और 2025 के लिए बस अभी कुछ ही हफ्ते पहले ये बैच लॉन्च हुआ है। तो अगर आप 2000 में यूपीएससी मेंस देना चाहते हो, तो आप तुरंत इसको सब्सक्राइब करो। लेट करना तुम्हारी एटीट्यूडनल प्रॉब्लम है, तुम्हारे अंदर साहस की कमी है, खुद को एक झूठे विश्वास में बनाए रखने का प्रयत्न दिखाई देता है अगर आप इसको ज्वाइन करने में लेट लेते भी कर। अन्यथा आपको उत्तर लेखन करना चाहिए शुरू से, ठीक है? तो उसके लिए मेंस 500 प्रोग्राम है, दी कॉन्सेप्चुअलाइज की बताया गया है, तो आप इसे फॉलो करो और अपनी तैयारी को बेहतर करो। इसका जो करंट प्राइस है वो है 14,999, लेकिन पहले 10 उम्मीदवारों को, पहले 10 छात्रों को, प्रथम 10 छात्रों को इसमें से 12,000 में एडमिशन दिया जाएगा। जो वन टाइम पेमेंट करते हैं, एक बार में फ्री पेमेंट करते हैं, तो 12,000 में एडमिशन दिया जाएगा। ये 15 अगस्त 2024 से 31 अगस्त 2025 के लिए 2025 वाला बैच और 2026 वाला बैच मार्च 2000 वैलिड रहेगा, ठीक है? तो आप अपनी तैयारी में बिना किसी लेट लतीफ़ी के तो ज्वाइन करो। अब मीन्स 500 में पेपर-वार वितरण है प्रश्नों का, वो किस तरह से है, ये हमको देखना है। आइए देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास जीएस का पेपर है, तो जीएस फर्स्ट पेपर में कुल आपसे 160 प्रश्न पूछे जाएँगे और ये जो प्रश्नों का वितरण है,
ये यूपीएससी के पिछले 30 सालों के औसत के आधार पर डिसाइड किया गया है कि किस सेक्शन को किया जाना चाहिए। उसी प्रोपोर्शन को फॉलो किया गया है जो यूपीएससी मेंस 30 सालों के पेपर में अनुपात या रेशियो मेंटेन किया गया यूपीएससी के द्वारा। हम लोग भी उसी रेशियो से इसको डिजाइन करते हैं। तो प्राचीन भारत और संस्कृति से आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उत्तर लेखन में। एक पेपर में सिर्फ 5 प्रश्न होता है, आपको 45 मिनट उत्तर लेखन करना होता है। शुरुआत में हम आपको ज़्यादा समय देते हैं, बट बाद में आप अपने आप को एक स्टैंडर्ड टाइम लिमिट के दायरे में रहकर अपने उत्तर। मध्यकालीन भारत और संस्कृति में आपको 10 प्रश्न मिलेंगे। आधुनिक भारत और स्वतंत्रता संग्राम में 30, स्वतंत्रता के बाद के भारत में 5 प्रश्न, विश्व इतिहास से 10 प्रश्न, भारतीय समाज और सामाजिक मुद्दों से 35 प्रश्न, भौतिक एवं विश्व के भूगोल से 25 प्रश्न और भारतीय भूगोल एवं साधन से। तो ये अपने आप में GS1 की रूपरेखा 170 माध्यम से पूरे टॉपिक का रिवीजन, कोई टॉपिक नहीं, ठीक है। उसी तरह से GS2 का डिजाइन है। हाँ, GS2 में राजनीति एवं संविधान से 75 क्वेश्चन होंगे। का मेन सोर्स लक्ष्मीकांत होता है, बाकी सारे सोर्सेस आपको जो डिटेल्ड विवरण होगा उसमें लिखा हुआ मिल जाए। शासन एवं सामाजिक न्याय, उसको गवर्नेंस और सोशल जस्टिस कहते हैं, वहां से आपको 30 प्रश्न होंगे। अंतरराष्ट्रीय संबंध में 25 प्रश्न होंगे। इस तरह से टोटल 130 प्रश्न आपसे GS2 में पूछे जाएंगे। GS3 का भी डिजाइन इसी तरह से है, देखते हैं। मेंस 500 GS3 में टोटल आपसे 140 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था से 50, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से 20 प्रश्न, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से 20 प्रश्न, कृषि से 20 प्रश्न, आंतरिक सुरक्षा से 20 प्रश्न, आपदा प्रबंधन से 10 प्रश्न। और GS4 का भी यही डिजाइन है। आप GS4 में देखेंगे तो नैतिकता एवं अखंडता से 40 प्रश्न है। केस स्टडीज से टोटल आपको 30 प्रश्न मिलेंगे, ठीक, क्योंकि इन प्रश्नों का आकार बड़ा होता है इसलिए इनके। आइए और देखते हैं। प्रत्येक अभ्यर्थी को 20 निबंध 20 एसेस यहाँ पे देखेंगे, और प्रत्येक पेपर में 5 प्रश्न होंगे। उसके बाद उसका मूल्यांकन और डिस्कशन किया जाएगा, चर्चा की जाएगी, जो कि जूम पर होती है, एक क्लासरूम प्रोग्राम की तरह होती है। वो कोई यूट्यूब वीडियो टाइप से नहीं होती, उसमें आप अपने टीचर से सीधे बातचीत करते हैं। आप अपने प्रश्न पूछते हैं, टीचर उनके उत्तर देते हैं, टीचर आपसे प्रश्न पूछते हैं, आप उसके उत्तर देते हैं। इसके अलावा टीचर क्वेश्चन की डिमांड और उसके विवरणों, उसके प्रस्तावना, उसके मुख्य भाग और उसके निष्कर्ष के बारे में आपसे जितनी बेहतर से बेहतर इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। वैसे भी हमारे जो भी जांच करता है इवेल्युएटर्स हैं, इंटरव्यू दिए हुए कैंडिडेट्स हैं, तो आप उनके अनुभव का फायदा उठा सकते हैं। चलिए और हम इसके बारे में कुछ चीजें देखेंगे। तो इसके अंतर्गत आपको मिलती है रूपरेखा। रूपरेखा क्या होती है? जब एक पेपर आपको दिया जाता है, अब पेपर कैसा होगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल कैसे आओगे? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखोगे तो टेलीग्राम का लिंक है, आप उसे क्लिक करोगे, हमारा टेलीग्राम ओपन हो जाएगा, आप ज्वाइन कर लो। वहां से आप हमसे जुड़ सकते हो, हमारे पेपर आप देख सकते हो। हमारे पेपर का लेवल इंडिया में बेस्ट है। मैंने आपसे फिर बोला, ये यूपीएससी के लेवल से भी थोड़ा ऊपर है। क्यों? कि हम आपकी तैयारी यूपीएससी से एक कदम आगे रखना चाहते हैं, ताकि आप कंपटीशन में उन लोगों का शिकार ना हो जाओ जो अभी जाके मेंस दे रहे हैं, उनसे बेहतर कर पाओ। तो रूपरेखा में आपको एक पेपर के साथ साथ कम से कम 20 से 25 मिनट का एक डिस्कशन मिलता है। डिस्कशन में आप ये पाते हो कि इस एक प्रश्न के माध्यम से हम ये बताते हैं आपको कि एक बेहतर उत्तर कैसे लिखा जाता है, उसके कौन कौन से भाग होते हैं, उसमें मार्क्स किस तरह यूपीएससी मुख्य भाग को कितने नंबर मिलते हैं, इंट्रो को कितने नंबर मिलते हैं, निष्कर्ष को कितने नंबर मिलते हैं। इसके अलावा अपने नंबर को किस तरह से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, तो एक स्ट्रेटजी होती है। वो नॉलेज के बियॉन्ड काम करती है। नॉलेज एक सीमा तक काम करती है, उसके बियॉन्ड स्ट्रेटजी काम करती है लेखन। लेकिन एक टॉपिक की स्ट्रेटजी दूसरे टॉपिक में उतनी प्रभावशाली तरीके से काम नहीं करती है। हम जीरो नहीं कर सकते, प्रभावशाली तरीके नहीं करती है। इसलिए जो भी स्ट्रेटजी आप फॉलो कर रहे हो, आपको ये देखना पड़ेगा कि वो स्ट्रेटजी आप पर किस टॉपिक पर किस तरह से काम करती है। इसलिए जरूरी ये है आप कोई ऐसी वैसी धारणा बनाकर उत्तर लेखन के लिए यूपीएससी मेंस ना जाएं, कॉन्सेप्चुअल आईएएस के मेंस 500 प्रोग्राम को ज्वाइन करें। कुछ अनुभव देखते हैं। श्रुति शर्मा, जिनकी रैंक 1 थी 2021 वाले यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में, उन्होंने क्या कहा कि अपने पहले प्रयास में मैंने बहुत सारे रिवीजन किए, लेकिन मुख्य परीक्षा के दौरान मुझे एहसास हुआ कि अधिकांश विषयों के लिए मैं सतही उत्तर लिख रही। तब जब इन्होंने पहली बार अपना था तो इनको लगा कि अधिकांश प्रश्नों के ये सतही उत्तर, ऊपर ज्यादा गहरे आंसर नहीं, सतही उत्तर लिख रहे हैं, और इस कारण इनका पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ। लेकिन इस यानी कि 2021 वाली परीक्षा में मैंने अध्यायवार उत्तर, टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग की, और उसका परिणाम है कि इनकी रैंक क्या है 1। अच्छा, आपने श्रुति से मान लो नहीं सीखा, आदित्य से सीख ली। आदित्य क्या कहते हैं कि अध्यायवार आधारभूत विषयों, समसामयिक घटनाओं और निबंध लेखन पर नियमित उत्तर लेखन के लिए समय समर्पित। अगर आप अपना टाइम डेडिकेट करते हो टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग के लिए, करंट अफेयर्स में आंसर राइटिंग के लिए,
और निबंध लेखन के, अगर आप इस तरह से नियमित उत्तर लेखन करते हो तो आप आदित्य की तरह, जैसे आदित्य ने 2023 में पहली रैंक यूपीएससी सिविल सर्विसेज में प्राप्त की, तो आप भी यूपीएससी में आईएएस में पहली रैंक प्राप्त कर सकते हो या एक उच्च रैंक प्राप्त कर सकते हो अगर आप टॉपर्स की बात मानते हो। ठीक है। अच्छा, किसी भी समय ये जो नंबर्स दिए हैं, ये जो लिंक दिए हैं, आप इनको क्लिक करके हमसे जुड़ सकते हैं। यूपीएससी मेंस परीक्षा टेस्ट सीरीज अध्यायवार है, ये के अंतर्गत 500 अध्यायवार उत्तर लेखन, 20 निबंध, 10 नहीं, पहले हमारा 10 का प्लान था, बाद में 20 है, तो 20 निबंध लेखन आपको इसमें मिलेगा। परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी और हिंदी दोनों होता है, जो हम हमारे यहाँ है वो इंग्लिश मीडियम का बैच और हिंदी मीडियम का बैच दोनों काम करता है। इसके लिए कई सारे लिंक दिए गए हैं। टॉपिक किस तरह से कवर किया जाएगा वो समझने इस सेक्शन का ध्यान देंगे। जैसे पेपर नंबर 1 राजनीति एवं संविधान के पेपर से होगा, जिसमें कि एनसीईआरटी कक्षा 9-10 की लोकतांत्रिक राजनीति, संवैधानिक विकास, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान, भारत संघ एवं क्षेत्र, ये सारी चीजें पेपर 1 में आपसे इन टॉपिक पर आपको नोट्स बनाने हैं, तैयारी करनी है और पेपर में लिखना है। इसका जो सोर्स होगा वो एनसीईआरटी 9 और 10 की होगी, जिसमें लोकतांत्रिक राजनीति है। 11वीं की एनसीईआरटी भारतीय संविधान और इसके अलावा भारतीय राजनीति में जो लक्ष्मीकांत के द्वारा लिखी गई किताब है, आप उसका अनुसरण करेंगे। सारे सोर्सेज एक साइड आपको लिखे हुए मिलेंगे, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कवर होंगे प्रति पेपर वो यहाँ मिलेंगे। जैसे पेपर नंबर 2 में राजनीतिक सिद्धांत एनसीईआरटी कक्षा 11 की है, प्रस्तावना है यानी कि प्रियम्बल, डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये आप पेपर नंबर 3 में है मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। 4 में संघ एवं उसके कार्यपालक, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद। 5 में है संसद और संसदीय प्रक्रियाएं। 6 में है न्यायपालिका, कई तरह की न्यायपालिका है, हायर जुडिशरी, स्टेट जुडिशरी, लोकल जुडिशरी, तो सब यहीं पे पूछे। 7 में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय निर्णय, जो उन्होंने डिसीजंस दिए हैं। आईआर की हो तो हॉलाहन से संबंधित क्वेश्चन यूपीएससी में 2016 में पूछा, आईआर कोयलो केस ने। इसके अलावा जो और इंपॉर्टेंट केसेस हैं, जैसे केशवानंद भारती केस, शंकरी प्रसाद केस, गोलकनाथ केस, है ना, और तमाम अभी पुट्टास्वामी जजमेंट रिसेंट का है। इस तरह के जो नए नए केसेस आ रहे हैं उससे संबंधित आपसे पूछा। पेपर नंबर 8 में राज्यपाल और विधानमंडल, ये स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में, पंचायती राज, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के संबंध। पेपर नंबर 9 में संसद प्रणाली, ठीक है, केंद्र राज्य संबंध, आपातकालीन प्रावधान, संवैधानिक सुधार। पेपर नंबर 10 में संवैधानिक निकाय एवं कार्य। 11 में है वैधानिक नियामक एवं विभिन्न अर्ध न्यायिक निकाय। 12 में है राजभाषा, राजनीतिक दल, कुछ राज्यों के लिए अस्थायी शेष प्रावधान, राष्ट्रीय प्रतीक। इसके अलावा 13 में है भारतीय संविधान का संशोधन, इसमें सारे कॉन्स्टिट्यूशन कवर किए जाएंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन तौर पर किए हैं। इसके अलावा 15 में है चुनावी राजनीति। 14 में है भारतीय संविधान के साथ दुनिया के अन्य संविधानों की तुलना। 15 में है चुनावी राजनीति, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम यानी कि आरपीए, प्रेशर ग्रुप्स, भारत एवं उनके पड़ोसी संबंध है, आईआर का टॉपिक है, पेपर नंबर 16 से शुरू होता है। 17 में है भारतीय संविधान से संबंधित या उनके हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह। 18 में है विकसित एवं विकासशील देश की नीतियों और राजनीति का भारत के हितों पर और प्रवासी भारतीयों पर जो भी प्रभाव पड़ता है वो। इसके अलावा 19 में है अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, जिसमें टीओ, डब्ल्यूएचओ, यूएन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, उनसे संबंधित चीजें आती हैं। वो सारे एजेंसियां, रचना, अधिदेश, वो सभी कुछ। आईआर से संबंधित क्वेश्चन नंबर 20 में विश्व भर में जो उभरते मुद्दे हैं, समसामयिक घटनाओं पर आधारित, करंट अफेयर्स पर आधारित यहाँ पे। पेपर नंबर 21 सरकारी नीतियां हैं। पेपर नंबर 22 में केंद्र और राज्यों द्वारा जनसंख्या के कमजोर वर्गों के लिए तो ये कल्याणकारी योजनाएं हैं। 23 में इन कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए बेहतर कानून तंत्र। 24 ये सब गवर्नेंस का एरिया है, स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन इत्यादि। 25 में शासन के प्रमुख पहलू, पारदर्शिता, जवाबदेही, ई गवर्नेंस, सिटीजन चार्टर। 26 में पारदर्शिता, जवाबदेही, इसके अलावा लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका। 27 में है एंशिएंट इंडिया। अब यहाँ से पॉलिटी, आईआर, सोशल गवर्नेंस खत्म हो जाता है। पेपर नंबर 27 से शुरू होता है हिस्ट्री, जिसमें कि एंशिएंट में सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक एवं परवर्ती काल, वैदिक समाज, उत्पत्ति। पेपर नंबर 28 में भारत पर विदेशी आक्रमण का प्रभाव, सांस्कृतिक प्रभाव, मौर्यों के अधीन प्रशासन, मौर्योत्तर समाज, गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल, उस समय अर्थव्यवस्था। 29 पेपर नंबर 29 में है उत्तर भारत में मंदिर वास्तुकला, प्राचीन भारत, ज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सामाजिक परिवर्तन जो खासतौर से महिलाओं और दलितों से संबंधित हुए हैं भारत में वो। इसके अलावा संगम काल, पल्लव, चोल, चालुक्य, भक्ति एवं सूफी आंदोलन है पेपर नंबर 30 पे। इसके अलावा विजयनगर और दक्षिण भारत का जो मध्यकालीन इतिहास है वो है 31 पे। मध्यकालीन भारत और पेपर है जो मुगल साम्राज्य, राजपूत और उस समय की जो भू राजस्व नीति थी, जागीरदारी, जमींदारी, मध्यकालीन भारत में दौरान कृषि प्रौद्योगिकी और सिक्का निर्माण, शहरीकरण, इस सभी विषय, क्षत्रपों का उदय, सभी पेपर नंबर 32 में गवर्नर और गवर्नर जनरल, उनकी नीतियां 1857 के विद्रोह तक गवर्नर हुए हैं। क्या है ये आधुनिक इतिहास, ठीक है।
और आगे देखते हैं। 33 में है भारत पर ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव, आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास, प्रेस का विकास। 34 में है उदारवादी और उग्रवादी विचारधाराएं जो हमारे आज़ादी के आंदोलन में काम कर रही थी वो, स्वदेशी आंदोलन, सांप्रदायिकता, कांग्रेस के महत्वपूर्ण सेशन, ठीक है। इसके अलावा वामपंथी आंदोलन, कांग्रेस अधिवेशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, पूना पैक्ट, ये सभी कुछ में है। प्रजामंडल आंदोलन, कांग्रेस, द्वितीय विश्व युद्ध, भारत छोड़ो आंदोलन और जितने कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, अगस्त ऑफर, वो सब कुछ जाएगा। 33 में है भारत में समाज का विकास, प्रशासनिक न्यायिक एवं पुलिस सुधार, स्वतंत्रता संग्राम के आधुनिक मूल्य एवं सांस्कृतिक पहलू, ये अपने आप में पेपर नंबर 33 में है। 38 में है अच्छा, जो विभिन्न नेताओं टैगोर, गांधी, नेहरू, पटेल, बोस, अंबेडकर, इनकी जो विचारधाराओं में अंतर था उससे संबंधित प्रश्न आपसे पेपर नंबर 38 के अंतर्गत टॉपिक आपके कवर होंगे स्वतंत्रता एवं भारत का एकीकरण, राज्यों का पुनर्गठन जो आजादी के बाद वाली थी। 39 आधुनिक विश्व, अब यहाँ पे विश्व इतिहास का पहला पेपर है जिसमें पुनर्जागरण, औद्योगिक क्रांति, अमेरिका की क्रांति, फ्रांस की राष्ट्रवाद, देशवाद जैसी चीजें की जाएंगी। 40 में विश्व इतिहास का दूसरा पेपर जिसमें क्रांति, विश्व युद्ध के परिणाम, फांसीवाद, उपनिवेशवाद, ये सारे इंपॉर्टेंट विषय, साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद जैसी विचारधाराएं भी यहाँ पे पूछी जाती हैं। 40 ब्रह्मांड, अब यहाँ से ज्योग्राफी है, ब्रह्मांड, आकाश गंगाएं, यूनिवर्स से संबंधित साइंस है, पृथ्वी की संरचना, फिजियोग्राफी, विश्व भर में महत्वपूर्ण भौतिक रणनीति, मानचित्र, सब चीज। विश्व का जो जलवायु विज्ञान है वो पेपर नंबर 42 में है। विश्व का जो समुद्री विज्ञान है और महासागर से संबंधित क्वेश्चन है, नदियां हैं, वो पेपर नंबर 33 में है। इसके अलावा विश्व में जो कृषि है और पशुपालन है, संसाधन है, मिट्टी है और उस तरह के जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड, कृषि से रिलेटेड संसाधन है, 44 का है। पेपर नंबर 45 में दुनिया भर में प्राकृतिक संसाधनों को वितरण, जिसमें दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप मिलाकर लोहा, इस्पात, आईटी, वस्त्र, खनिज, ये सब कुछ पूछा। 46 में अब भारत का भूगोल शुरू होता है, यहाँ पे भारत और इसकी प्राकृतिक पहाड़, घाटियाँ, पठार, वो सभी कुछ। 43 में है भारत का जलवायु, 48 में है भारत की वन एवं सिंचाई, 49 में है भारत में कृषि पशुपालन, 50 में है भारत में जनसंख्या, नगरीकरण, जनजाति, बोली भाषा इत्यादि, 51 में है भारत में खनिज स्रोत, परिवहन एवं संचार, बुनियादी ढांचा, 52 में है भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, इसके अलावा डाइवर्सिटी, विविधता, तो यहाँ से सोसाइटी का इशू शुरू हो जाता है, फिर अनेकता में एकता, असमानता, बहिष्कार, परिवार प्रणाली इत्यादि, ये सारी चीजें अपने आप में पेपर 52 का हिस्सा। पेपर नंबर 53 में महिलाओं संबंधी मुद्दे हैं और उनसे संबंधित खास में जो डेवलपमेंट हुए वो सभी। और देखते हैं 54 में भारतीय समाज एवं सामाजिक मुद्दे जिसमें जनसंख्या विस्फोट, जनसांख्यिकी लाभांश, भारत में जनसंख्या नीति। 55 में है गरीबी, विकास संबंधी मुद्दे, शहरीकरण और शहरों में गरीबी, असमानता इत्यादि, शहरीकरण और उसकी समस्याएं, सामाजिक परिणाम। 56 में है जिसमें ग्रामीण क्षेत्र पलायन है, सेवा का वितरण है, आवश्यक सुधार है, शहरी नियोजन है, भारतीय समाज पर वैश्वीकरण का प्रभाव, वैश्वीकरण को समझना, इसके आयाम, ये सब कुछ अपने आप पेपर नंबर 57 में है। पेपर नंबर 58 सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, धर्म है। 59 में इकोनॉमी शुरू हो जाए, देखो जब 59 में इकोनॉमी शुरू होगा तो यहाँ इतिहास समाप्त हो जाता है और हम अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए पेपर नंबर 59 में पहुंचेंगे और 59 में देखें क्या क्या चीजें, अर्थव्यवस्था का परिचय, राष्ट्रीय आय, जीडीपी, आर्थिक सिद्धांत, अवधारणाएं, सूक्ष्म अर्थव्यवस्था, सभी कुछ। अर्थव्यवस्था पेपर 2 में आरबीआई, मुद्रा एवं बैंकिंग। पेपर नंबर 61 में मुद्रास्फीति, मुद्रा एवं बैंकिंग, वित्तीय बाजार। 62 में सरकारी बजट और बजट से संबंधित चीजें जैसे टैक्स, ऋण, घाटा। अर्थव्यवस्था के पेपर नंबर 5 में है बाहरी क्षेत्र जिसमें IMF, WTO, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक और जो मल्टीनेशनल एग्रीमेंट्स होते हैं भारत के, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए जाते हैं, वो सभी चीजें। 64 में अंतर्राष्ट्रीय संगठन में देखो सबके नाम भी आ गए। 65 में भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, एलपीजी सुधार, मानव विकास। 66 में गरीबी, बेरोजगारी, पीडीएस, बफर स्टॉक, उर्वरकों एवं कीटनाशकों की अर्थव्यवस्था, कृषि संबंधित मुद्दे हैं। 67 बुनियादी ढांचा, उद्योग, सेवाएं, ई कॉमर्स। 67 नंबर आपसे पूछा जाएगा। 68 नंबर में महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएं। 70 में कृषि का कारक, मरुस्थलीकरण, फसल पैटर्न, मत्स्य पालन, अर्थव्यवस्था, रोग, संस्थान, मत्स्य। 70 में कृषि पारिस्थितिकी, कृषि का भविष्य, बागवानी, खरपतवार विज्ञान, डेयरी, सब एग्रीकल्चरल साइंस है, तो कोई नहीं सब इतना कवर करता। हम लोग क्योंकि रिसर्च कर पूरा ये सारी चीज़ें आपके लिए लेके आए हैं, तो हमारी कवरेज का नेचर आपको बिल्कुल अलग से मिलेगा। ये जो प्रकृति है काम करने की वो एकदम अलग है, वो आपको जरूर महसूस होगी। 70 में जल चक्र, अब ये एनवायरमेंट से संबंधित सिंचाई, जल प्रबंधन, जल इत्यादि सारी चीज़ें। 72 में फसल उत्पादन, अनुसंधान एवं विकास, खाद्य विज्ञान, कृषि अपशिष्ट, कृषि में ई प्रौद्योगिकी इत्यादि। 73 में पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के मूल सिद्धांत, पौधों की फिजियोलॉजी, जैव विविधता। 74 में संरक्षण एवं उपाय। 75 में जलवायु परिवर्तन एवं प्रदूषक, ओजोन, ग्रीन हाउस, यूट्रोफिकेशन, अम्ल वर्षा इत्यादि।
क्षेत्र में पर्यावरण का आकलन, प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, सम्मेलन, प्रोटोकॉल इत्यादि। अलावा देश के अंतर्गत बनने वाले कानून, प्लान, प्रोसीजर, उनको सरकारें कैसे लागू करती हैं पर्यावरण को बचाने के लिए इत्यादि। फिर हम आ जाते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में। सबसे पहले कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एवं तकनीकी, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारत की उपलब्धियां इत्यादि। 78 में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, रक्षा, परमाणु इत्यादि पे पेपर क्वेश्चन होंगे। 79 में मानव शरीर, जैव प्रौद्योगिकी, आनुवंशिक इंजीनियरिंग इत्यादि। 80 में मेडिकल साइंस संबंधित जो टॉपिक होंगे वो, जैसे खासतौर से बीमारियां, आम जीवन में चिकित्सा, बौद्धिक संपदा के अधिकार इत्यादि, वो सारे टॉपिक यहाँ। 81 में अब सिक्योरिटी का एस्पेक्ट आ गया, जिसमें उग्रवाद, नक्सलवाद जैसे कॉन्सेप्ट कवर किए जाएंगे। 82 में संचार नेटवर्क, साइबर सुरक्षा, सोशल मीडिया से संबंधित जो खतरे हैं वो। 83 में मनी लॉन्ड्रिंग, सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, ये सभी। 84 में आंतरिक सुरक्षा, गठित अपराध, विभिन्न एजेंसियां कैसे काम करती हैं, आईबी, रॉ आदि, है ना, आरएडब्ल्यू। आपदाओं के प्रकार, प्रबंधन, ये 85 पे है। डिजास्टर मैनेजमेंट है। 86 पर सामुदायिक स्तर पर आपदा प्रबंधन पर सरकारी पहलें, कहाँ से कवर करना है वो सब कुछ आप यहाँ पे देखते चल रहे होंगे, मुझे विश्वास है। 87 में नैतिकता, ये इथिक्स एंड इंटीग्रिटी शुरू हो गया, नैतिकता एवं मानव इंटरफेस, ठीक है। 88 में इथिक्स का दृष्टिकोण, सामग्री, संरचना इत्यादि सभी कुछ। 89 में सिविल सेवा में इनकी उपयोगिता, किनकी, ईमानदारी, निष्पक्षता, सत्यनिष्ठा आदि। 90 में भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस। 91 में भारत के नैतिक विचारकों, दार्शनिक, और 90 में विश्व के नैतिक विचारक एवं दार्शनिक है। 92 में लोक प्रशासन, सिविल सेवकों की भूमिका, नैतिकता। 93 में शासन में ईमानदारी, प्रोबिटी इन गवर्नेंस। इसके अलावा 94 में अंतर्राष्ट्रीय संबंध और वहां पर किस तरह एथिक्स काम करता है। 95, 96, 97, 98 में केस स्टडीज, ठीक है। केस स्टडीज पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सारे लिंक के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। दी कॉन्सेप्चुअल आईएएस की इस पहल का फायदा उठाइए, अपनी तैयारी को जरा तैयारी बनाइए, टाइम पास करने वाली तैयारी से मुक्ति पाइए, ज़्यादा समय मत बर्बाद करो। ऑलरेडी समय कम होता है, एक साल में सिलेक्ट अलग आनंद होता है, आपको अलग रिस्पेक्ट मिलती है, अलग आपकी क्षमताओं का प्रदर्शन होता है, और आपकी ऊर्जा का फायदा अंत में किसको मिलता है, भारत देश को। तो आप तो वैसे भी यूपीएससी देश सेवा के लिए आना चाहते हो, तो निश्चित तौर पर आपकी युवा अवस्था में जो आप देश सेवा कर सकते हो उससे बेहतर कुछ। तो यूपीएससी ज्वाइन करने के लिए ज़्यादा लेट नहीं करो, दी कॉन्सेप्चुअल आईएएस का मेंस 500 ज्वाइन करो। और प्री में कोई डाउट हो तो ये 100 टेस्ट का प्रोग्राम है 5000 में आप सभी के लिए। आप प्रीलिम्स का प्रोग्राम हमारा भी नज 100 ज्वाइन करते हैं, जिसमें 100 पेपर टॉपिक वाइज आपको मिलते हैं। इस संरचना कुछ इस प्रकार है, यहाँ पे आप चीज़ें देखोगे तो आपको सारी चीज़ें और अच्छे से जाएंगे, समझ आएगा कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आप जरूर ज्वाइन करो, इससे अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती।